नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए ये वाला वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम बेसिकली वर्क, पावर, एनर्जी को डिफरेंट फॉर्मेट्स में जानेंगे। वर्क बेसिकली क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। यहाँ पर मैंने वर्क को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा था। इस वीडियो सीरीज़ के ये जो वीडियो सीरीज़ चल रहा है, इसके मैं लगभग 3 पार्ट लेकर आ चुका हूँ। ये तीसरा पार्ट है इस वीडियो सीरीज़ का। तो अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का मिल जाएगा पूरे चैप्टर से रिलेटेड, और वर्क के बारे में आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। यहाँ पर बेसिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको मूवमेंट कैसे होता है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर मैं ब्लॉक का लिया था एग्जांपल, 10 kg ब्लॉक। अब इस 10 kg ब्लॉक का मैंने कहा कि जब मैंने यहाँ फोर्स लगाया और मैं चाहता हूँ ये मूवमेंट अपनी आगे दे, तो कैसे देगा, नहीं दे पाएगा। और जब नहीं दे पाएगा तो बेसिकली ज़ीरो निकल कर आएगा। और मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि जब भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो मूवमेंट जहाँ पर हमारा ज़ीरो निकल कर आता है, क्योंकि वर्क की सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। और जब यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तब हमारा वर्क डन ज़ीरो निकल कर आएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ये डायग्राम यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है लेकिन मोशन यहाँ पर ऐसे लगाया जा रहा है, इस पर फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है। जब फोर्स आपको एक एंगल से लगाया गया, जो एंगल हमारा थीटा है, तो यहाँ पर मोशन आगे हुआ है। तो क्योंकि इसका फोर्स भी तो आगे ही लग रहा था, मोशन हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन मोशन, या आपको डिस्प्लेसमेंट जो बोलना है आप वो बोल लीजिए, वो आपको उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पर हमारा फोर्स अप्लाई किया जाए। और फोर्स हमारा अगर राइट हैंड, ये बेसिकली कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हमारी ईस्ट है और ये नॉर्थ है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा था, तब जाके हमको यहाँ पर अपना मूवमेंट का आगे देखने को मिला। और ये अगर कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन हमेशा ऐसे होता है, जो ये डायरेक्शन में होता है नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में जो भी होता है हमारा, वो हम उसे पॉजिटिव लेके चलते हैं। और जो भी हमारा ऊपर होता है नॉर्थ डायरेक्शन में, उसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि अब अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा होगा, मोशन इस साइड हो रहा होगा, तो हम हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे, या नीचे हो रहा तब भी हम नेगेटिव लेके चलेंगे, क्योंकि हम इसे कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग इसको लेके चलते हैं। ये फिजिक्स के छोड़कर आपने मैथ में इसको पढ़ा होगा। इसके बाद अब मैं बात करूँ क्या ऑब्ट्यूज़ एंगल की, मैंने आपको पहले बता दिया 90 डिग्री क्या होता है और एक्यूट एंगल क्या होता है। अब मैं बात करूँ ऑब्ट्यूज़ एंगल की, यानी कि मूवमेंट आपका जो फोर्स है यहाँ से ऐसे अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली रखा गया है, फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है ऐसे, तो अब मोशन देखेंगे अपना, या फिर मैं ऐसे अप्लाई कर दूँ, जैसे आपको करना है वैसे करवा लीजिए। तो यहाँ पर जब भी एक ऐसा 90 डिग्री के प्लस आपका फोर्स जाएगा, तो हमेशा आपका मूवमेंट अपनी जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आपको 90 डिग्री के थ्रू आपको नॉर्थ ईस्ट में करवाना है, या आपको ईस्ट डायरेक्शन में अपना मूवमेंट चाहिए, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन की जगह उल्टा आपको उल्टा वहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव निकल कर आता है हमारा, क्योंकि वर्क डन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है किस पर। फोर्स तो हम अप्लाई करते ही हैं, हर चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन कहाँ पर है, उसका मूवमेंट किस साइड हो रहा है, उसका फोर्स क्या है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ और नया फैक्टर निकल कर आता है कि थीटा एटा जीरो से बता दिए, जूल कन्वर्जन देख लीजिए आप। जूल की एक और यूनिट निकल कर आती है अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये आप देख लीजिएगा, ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, लेकिन इसको तब भी आपके सामने दिया है किताब में, तो लिखना ज़रूरी है इसको। MKS यूनिट और SI यूनिट, 2 यूनिट होती है हमारी। MKS यूनिट यहाँ पे मीटर, किलोमीटर और ये सेकंड लेके चलते हैं, और SI यूनिट होती है जहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं, मीटर, किलो और सेंटीमीटर, मीटर। तो ऐसे करके यहाँ पर लेके चलते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई, जूल, और इसकी MKS यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द जीरो, वर्क डन इज जीरो। देखो मैं आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करिए इसे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल and direction of motion is along the tangent of the circle, that point and the perpendicular distance of the force, then work done is zero। यहाँ पर बात ये हो रहा है, आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ के देखिए। आपने एक धागा लिया, आपने लंबा एक आपने थ्रेड लिया, थ्रेड के एंड में आपने एक स्टोन बांधा हुआ है जिसका वेट है 1 किलो। आप उसे घुमा रहे हैं, ठीक है। अब वो घूम रहा है,
वेट उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो घूम रहा है आपके अराउंड, ठीक है, आप उसे घुमा रहे हैं अपने हाथ से। तो यहाँ पर बेसिकली मोशन जो हो रहा है, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो आपके हाथ से नहीं हो रहा है, फोर्स उसके मोशन से अप्लाई हो रहा है, जो स्टोन घूम रहा है। तो अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन से देखने की समझें कि मैं यहाँ से लेकर इस पे ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ और ये यहाँ घूम रहा है, कभी ये यहाँ आ जाता है, कभी ये यहाँ आ जाता है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, फिर ये यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो इसका मोशन हमारे को ऐसे को देखने को मिल रहा है कि ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर घूम रहा है गोल गोल। तो अब हमको ये देखने तो मिल गया घूम रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर हमारा फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, हमारी डिस्टेंस क्या है, तो उन सब की बात कर लेता हूँ। तो फोर्स हमारा जो अप्लाई हो रहा है वो इसके टेंजेंशियली अप्लाई होता है। टेंजेंशियली आप समझते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि एक लोकस की एक सर्कल के पॉइंट पर, ठीक है, सर्कल की सर्कमफेरेंस पर अगर मैं एक लोकस पॉइंट लेकर चलूं, उससे मैं एक आउटवर्ड डायरेक्शन में एक 90 डिग्री उस पॉइंट से बना हुआ एंगल, जो कि एक लाइन जो बाहर को जा रही है, तो वो मेरी एक टेंजेंट हो जाएगी। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो ये होती है। अब टेंजेंट समझने के लिए आप ये डायरेक्शन में ये उसमें देख सकते हैं आप, अगर ये एक सर्कल है तो मेरी टेंजेंट क्या हो जाएगी, टेंजेंट मेरी ऐसी हो जाएगी। ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन लगभग आप ये समझिए कि बिल्कुल छू के निकल जाती है इसको। तो ये हमारी टेंजेंट हो गई। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो ये हमारी टेंजेंट हो गई, जो बिल्कुल ऐसे छू के निकल गई। थोड़ा छू के नहीं निकली है, लेकिन मान लीजिए छू के निकल रही थी। और यहाँ से ऐसे लेके चलें, ये मेरी एक टेंजेंट हो जाएगी, और यहाँ से क्या हो जाएगी, ये मेरी एक टेंजेंट हो जाएगी। तो ऐसे करके हम यहाँ पर लेके चलते हैं इसको समझने के लिए। बहुत मैंने डीप में जाके आपको समझाया है, तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। इसके बाद एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बेसिकली होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसको एनर्जी। और हमारा पावर क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क से ही रिलेटेड दोनों चीज़ें होती हैं। एक होता है क्या, हमारी कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है, वो आपकी एनर्जी है। आपकी पावर क्या है। अब मैं फिर से आपको उसी स्ट्रॉन्ग मैन के एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि मैं बात करूँ, मैं किसी को कहूँ कि यार तुम बहुत एनर्जेटिक हो। तो एनर्जेटिक का मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर काम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तुम काम बहुत ज़्यादा कर लेते हो, बहुत एनर्जी है तुम्हारे अंदर। तो वही मैं बात कर रहा हूँ इसमें। आप देखिए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आपके अंदर काम करने की क्षमता ज़्यादा है, तो आप एनर्जेटिक है। और पावरफुल कब है आप, पावरफुल आप इसलिए हैं क्योंकि आप कोई काम को करने में आप कम टाइम लगाते हैं। और कम टाइम कब लगाएंगे आप, कि जैसे कि मान लो मुझे 10 किलो का एक कुछ वज़न उठा के मेरे को 10 मीटर आगे जाना है, तो मैं पावरफुल होऊंगा, मैं जल्दी से जल्दी उसे उठा के आगे रखाऊंगा। अगर मैं एनर्जेटिक होऊंगा तो मेरी क्या चीज़ रहेगी, मेरी काम करने की जो वो होगा नहीं फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी जाके कर सकूँगा, तो वो मेरी एनर्जी होगी। तो यहाँ से आप इसका अंतर समझने की कोशिश करिएगा। तो ये आपकी एनर्जी निकल कर आ जाती है यहाँ पर, एनर्जी बिकॉज द वर्क डन इज ट्रांसफॉर्म बाय एनर्जी, तो द यूनिट इज़ सेम। यहाँ पर बेसिकली एनर्जी एक तरीके का वर्क ही हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए इसका चेंज नहीं होता है। जूल और न्यूटन वही रहता है, जो हम पहले न्यूटन मीटर लेकर चलते हैं, वही हमारा यहाँ पर सेम निकल कर आता है। तो इसमें तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनर्जी मैंने आपको कहा कई तरीके की होती हैं, ये तो हमारी कुछ टाइम लिखी गई हैं हमारी, कि एक हमारी हो गई मैकेनिकल एनर्जी, एक केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपसे ऐसी ऐसी एनर्जी भी गिनवा दूंगा मैं आपको, जो आपके देखी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसी एनर्जी से रिलीज़ होती हैं जिसके बारे में हमारे साइंस में भी पता नहीं है। तो वो एनर्जी हमारी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और बहुत वास्ट एक टॉपिक है, तो इसको हम कभी और देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली एनर्जी दो टाइप की बहुत बेसिक लेवल पर दो टाइप की निकल कर आती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं बात करूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैं आपको अगर सोलर सिस्टम की बात करी मैंने, तो उसी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं जिसके अराउंड सन। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर 7 प्लैनेट हैं, और 7 में से हमारी एक अर्थ है उसमें से। तब अर्थ, मरकरी, वीनस जितने भी हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं अराउंड सर्कल। तो यहाँ पर हमारी अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी कि उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है। तो वो काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो अगर मैं ये बोलूँ कि सन हमारा एक जगह स्थिर है, जो कि बात है, क्योंकि सन भी हमारा कोई रोटेट नहीं कर रहा है, वो एक जाइंट फायर बॉल है बस। तो वो एक जगह क्या है हमारी, स्थित है बस एक जगह।
तो उसमें कहूँगा कि मैं हमारे सन के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने आपको यही एक डैम के एग्जांपल से 2 बार समझाया था। अगर आपको पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको वो डायरेक्शन वो मिल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में जो आपका बैग रखा हुआ है इस टाइम, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन वही अगर आप बैग लेके अपने स्कूल या ट्यूशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उस मूवमेंट या उस वेलोसिटी के कारण आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो गई है। ये इससे अच्छा आपको मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा आपको डीप में जाके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किसके कारण होता है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी निकल कर आती है बेसिकली वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब बाहर निकल कर आई काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी एक बस का मूवमेंट लीजिए, व्हीकल आप चलाते हैं उसका मूवमेंट ले लीजिए, तो वो हमारी एक काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। मैंने बताया था आपको कि आपने डैम का गेट खोला है तो उसमें से पानी बाहर आया, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। कभी भी एनर्जी का लॉस देखने को नहीं मिलता है हमको, क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो पोटेंशियल एनर्जी मेरी थी, जो उस पानी के वहाँ ठहराव के कारण बनी थी, वही मेरी ट्रांसफ़र हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके हम एक मोटर घुमाते हैं जिसके अंदर अपना एक अलग सर्कुलर मोशन में एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारी एक मैकेनिकल एनर्जी वो हमारी जनरेट होती है। तो यही हमारी उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ पर एनर्जी की टाइप्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो यहाँ पर मतलब का है वो समझिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ mv² यानी कि mg, और यहाँ से हम मोमेंटम का भी एक डिराइव कर सकते हैं क्या? यूनिट। अब यहाँ पर बात निकल कर आती है कि मूवमेंट का कैसे डिराइव करें। तो बेसिकली हाफ mv² तो हमारा हो ही गया, लेकिन इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर m है और v है, तो ये मेरा कुछ कुछ किससे मिल रहा है? मास इंटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम से। तो अगर मैं यहाँ पर इंटू m ऊपर करूँ और इंटू m नीचे करूँ तो हमारा m² v² अपॉन 2m निकल कर आता है। तो बेसिकली p² अपॉन 2m हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर हम इसको लेकर चलते हैं। तो और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूले पे आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला यहाँ पर mgh लिखा हुआ है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है। तो जो भी हम पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले उसको जाके पढ़िएगा, फिर आप देखिएगा इसको। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे और यहाँ पर इन सब के आगे के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कर सकें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आना बाकी है। अभी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लगभग रोज़ 2 से 3 वीडियोज़ से ज़्यादा ही आते हैं। तो आप अगर चाहें तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।